राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में हम सबसे पहले एनआई पढ़ लेते हैं। एनआई पहले पढ़ने का रीज़न ये है कि अभी तक हम लोगों ने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम नहीं पढ़ा। तो हम सबसे पहले नेशनल इनकम को जान लें, राष्ट्रीय आय क्या है, फिर उसके बाद हम सारी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एनआई को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? राष्ट्रीय आय हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अवधारणाओं में भी पढ़ रहे हैं। तो अवधारणाओं में थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक देश में एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इसको जो अंतिम रूप से उत्पादित हुआ है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था गेहूँ, और उसके बाद गेहूँ से आटा, आटे से फिर रोटी, तो अंतिम रूप से यहाँ पर रोटी बन रही है। इस रोटी की कीमत को जोड़ लेंगे। तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्यों का योग है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो मजदूरी है, वेतन है, मजदूरी वेतन एक ही है, फिर ब्याज और फिर लाभ है और ब्याज, सबको जोड़ लिया जाए तो ये राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो जो सबसे पहले भूमि आती है, भूमि का किराया क्या मिलता है? लगान। लगान प्लस पूंजी होती है, पूंजी का किराया क्या होता है? ब्याज। और उसके बाद श्रम होता है, श्रम की मजदूरी, वेतन या मजदूरी प्लस लाभ या हानि। तो इन सबको अगर हम जोड़ लें तो ये हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाता है। और इसको हम साधन लागत पर भी राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत पर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साधन सभी साधनों की लागतों को जोड़ा गया है। जितने भी साधन हैं, जैसे साधन भूमि है तो उसकी लागत क्या है? लगान है। और ब्याज पूंजी है, पूंजी की लागत ब्याज है। वैसे ही मजदूरों की लागत क्या है? वेतन है। और जो साहसी है उसकी लागत लाभ या हानि। तो उसको जोड़ लें तो ये हमारी नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अब नेशनल इनकम दो तरीके से होती है, या इसको हम नेशनल इनकम को जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि हर एक क्षेत्र का जितना प्रोडक्शन होता है उन सबको जोड़ लिया जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NI = सिग्मा VA या GVA, इसको GVA भी कहते हैं। NI = GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो संपूर्ण क्षेत्रों का जो योग होता है, संपूर्ण क्षेत्रों का उत्पादन का जो होता है, उनका योग कर लें तो नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो साधन लागत पर क्या है और जो फैक्टर कॉस्ट पे क्या है। तो इसको NI को एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम लिखेंगे तो नेशनल इनकम जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसको अगर हम फैक्टर कॉस्ट लिख रहे हैं, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही माल बाजार में जाता है और उसमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे और सरकार हमें सब्सिडी देगी, तो उसको हमें सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फैक्टर कॉस्ट पर होते हैं वह तो उसमें हम सब्सिडी नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही हम मार्केट प्राइस पर जाते हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, वो घट जाता है और जो सब्सिडी होती है वो जुड़ जाती है। तो हम इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस घट जाएंगे और सब्सिडी जुड़ जाएगी, सब्सिडी को हम जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट टोटल NI
लिख दो, NI माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ भी NI लिख लो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस जगह पे उत्पादन हुआ, तो जिस जगह पे उत्पादन हुआ है तो वहाँ पर तो उसके जो भी टैक्सेस हैं वो तो सारे लगे हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के जगह पर ही, प्रोडक्शन के स्थिति में ही सरकार टैक्स लगा देती है, और तमाम टैक्सेस जैसे उसको कच्चा माल के लिए या और कामों के लिए तमाम टैक्सेस देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में जाता है वहाँ पे सरकार सब्सिडी दे देती है और जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे घटा दिए जाते हैं। तो मार्केट में उतरते ही, और जब उस जगह पे होता है तो वहाँ टैक्स तो अभी घटे नहीं है और ना तो सरकार ने सब्सिडी दी है, तो इसलिए जो है सब्सिडी को घटा दिया जाता है और जो टैक्सेस हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में पहुंचता है प्रोडक्ट, जो भी माल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो जैसे ही मार्केट में पहुंचता है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो अब नहीं रह जाते, अब वहाँ पे सब्सिडी मिल जाती है, जिससे उनको जो है बेचने में आसानी होती है। तो ये जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों के आधार पर हमने नेशनल इनकम को समझ लिया। अब हम जीडीपी को देखते हैं। यहाँ इसलिए भी पढ़ाया गया कि जीडीपी में हम कैसे ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देखेंगे, इसलिए ये पढ़ना जरूरी था। तो अब चलो हम जीडीपी देखते हैं। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद का मतलब कि एक राष्ट्र के अंदर, एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा को ही हम घर या घरेलू कहते हैं, और उसके अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो घरेलू उत्पादन होता है। मतलब कुल मिला के ये है, इसमें जो विदेश हैं, विदेशों से किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कुल। तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं लगान प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ, ये हमारा जीडीपी कहलाया जा सकता है। ठीक है, हम इसमें विदेशों से किसी भी प्रकार के आयात या निर्यात को नहीं जोड़ सकते हैं। अब एनडीपी देख लेते हैं। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब है कि उसमें जितना भी एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित हुआ है उसमें ह्रास को घटा दिया जाए। ह्रास का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मशीनें लगाने का जो खर्च आता है वो हटा दें, मतलब कि कुल शुद्ध लाभ की अगर हम बात कर लें तो वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की लागत नहीं जुड़ी है, उसमें हमारा टोटल उत्पादन है, उसमें हमें टोटल प्रॉफिट की बात की गई है, इसलिए वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लिख लें तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं या ह्रास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब अगर हम इसको बस से अब इसको और किसी तरीके से और कोई सूत्र तो बन नहीं सकता है, बस ये हो सकता है कि जीडीपी जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी हो सकता है। यानी अगर हम जीडीपी को इस तरह से लिखना चाहेंगे, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, यानी विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको घटा दिया जाए तो हमें जीडीपी मिल जाएगा।
ठीक है। और ऐसे ही इसको भी एनडीपी को भी लिख सकते हैं, एनडीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एन पी माइनस एक्स माइनस एम माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कुल राष्ट्रीय आय। अभी तक क्या था, कुल घरेलू उत्पाद था, अब हमें कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पढ़ना है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कि इसमें जो है विदेशों से भी प्राप्त आय को जोड़ा जाएगा। अभी तक जो हम घरेलू उत्पाद पढ़ रहे थे उसमें विदेशों का कोई दखल नहीं था, ना आयात ना निर्यात, कुछ नहीं था। लेकिन अब हम जीएनपी जब पढ़ रहे हैं तो इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लिया जाता है। अर्थात इसको अगर हम एनआई से लगान मजदूरी ब्याज जोड़ लें, लगान प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ, ये अगर हम जोड़ लें तो इसमें हमें x माइनस एम को भी जोड़ना पड़ेगा, x माइनस एम को भी जोड़ना पड़ेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x माइनस एम, यानी जो x माइनस एम का मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब बचत वाली, ठीक है। तो ये हमारा जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लिया जाता है। अब एनएनपी देख लेते हैं। एनएनपी का मतलब है, पहली बात तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन यानी ह्रास, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जैसे हमने एनडीपी पढ़ा था, इसमें हमने जीडीपी से ह्रास को घटा दिया तो हमें मिल गया था एनडीपी। वैसे ही यहाँ पे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम डिप्रिसिएशन घटा दें। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। ये एनएनपी का सूत्र है, एनएनपी के ये दोनों सूत्र हैं। अब एनआई हम लोग पढ़ ही चुके हैं। पीसीआई, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की कितनी आय है। हर एक व्यक्ति की आय के लिए इसका सूत्र है नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। जितनी हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें से हम जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें जो मिलेगा वो पीसीआई होगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और इसके बाद डीआई, डिस्पोजेबल इनकम, निवर्त आय। निवर्त आय का मतलब होता है खर्च करने योग्य आय, मतलब वो आय, वो इनकम जितना कि हम खर्च कर सकते हैं, यानी कि हमारी कुल कमाई, हमारी कुल कमाई का भी वो भाग जितना हम खर्च कर सकते हैं, जितना हमें खर्च करने की आज़ादी होती है, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम का सूत्र लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखना है, बात वही है कि जितना हम खर्च कर सकते हैं। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर
इसको लिखते हैं व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी फीस एवं जुर्माने, माइनस सरकारी फीस एवं जुर्माने। यहाँ पे देखो डिस्पोजेबल इनकम कि व्यक्ति जितना कमाता है वो उसमें से प्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए, जितना उसको टैक्स देना है वो तो उस खर्च कर नहीं रहा, और उसमें सरकारी फीस एवं जुर्माने जो उस पर अगर लगते हैं तो वो सब निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वो इसी को ही हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। यानी व्यक्ति उतना ही खर्च कर, जितना उसके पास खर्च करने के लिए बचता है वही डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के अंतर्गत जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीसीआई, टीआई, इन सब का अध्ययन किया। एक और आता है जो इस बार पेपर में आया भी था, हरित राष्ट्रीय आय। हरित राष्ट्रीय आय वो आय होती है, वो राष्ट्रीय आय होती है जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं को भी दिखाया जाता है। यानी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके आय को घटा दिया जाता है, उनके खर्चों को घटा दिया जाता है। अगर उनके जब खर्चों को घटा दिया जाता है तो जो आय होती है उसे हरित राष्ट्रीय आय कहते हैं।